Good morning, members. I hope my audio is clear. Yeah, there are few messages. मैं पढ़ सकती हूँ उनको. Just let us use chat box. Chat box use करेंगे कुछ भी communication के लिए. क्या मुझे कोई एक member बता सकता है कि मेरी आवाज़ clear आ रही है या नहीं? Yeah, thank you. Thanks a lot, Harshada and Sanjana. Yeah. So, okay, before we proceed, I would like to introduce myself. I am Dr. Asavari Chitare, located in Mumbai, Vileparle East, and we have centers in Pune, Nagar, and Nasik. I am basically a naturopath, qualified doctor in naturopathy. So I have been practicing for last 13 years now, and टुडेज सेशन एक्चुअली आज का हमारा जो कॉमन लैंग्वेज होगा, शायद जो मैक्सिमम लोग कंफर्टेबल होंगे वो हिंदी होगा. तो आज का सेशन हम मैक्सिमम हिंदी में लेने की कोशिश करते हैं. कोई भी डिफिकल्टीज डाउट्स वगैरह है तो सेशन के एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए टाइम रखेंगे. सेशन के बीच में कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेंगे फिलहाल. अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में पोस्ट करके रख सकते हैं. बस हम सेशन के एंड में उसको अटेंड करेंगे ताकि हमारा सेशन का फ्लो अच्छी तरह से मेंटेन होता रहे. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, तो हमेशा जैसे हम सेशन शुरू करते हैं हम प्रेयर से शुरू करते हैं. तो आज भी थोड़ा सा एक प्रेयर करके हम आगे बढ़ेंगे. Close your eyes, sit straight. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिओम. ओके, वापस एक छोटा सा कंफर्मेशन. प्रेजेंटेशन का ऑडियो भी उतना ही क्लियरली सुनाई दे रहा है सबको? इफ समवन कैन प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स. Yeah, thanks a lot, Sanjana. Shantala, thank you. Yeah, so आगे बढ़ने से पहले थोड़े इंस्ट्रक्शंस. ये माइक्स ऑफ है आपके. थोड़ा भी कोई अनम्यूट करता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस आता है, तो माइक्स को म्यूट मोड पे ही रखा है और वैसे ही रखिए. चैट बॉक्स का यूज़ करना अगर कुछ भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो तो. थैंक यू. लेट अस स्टार्ट द सेशन. हमारा आज का टॉपिक आई ओपनर टुवर्ड्स हेल्थ. हम हेल्थ को लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें हमें एक ना स्ट्रेंज फैक्ट दिखाई देती है हमारे आजू बाजू. अगर हम देखने की कोशिश करें, इट इज लाइक कितने लिविंग स्पीशीज है हमारे अर्थ पे. हाउ मेनी नॉन लिविंग स्पीशीज आर वी. सो हमें एक फिगर पता है कि 84 लाख लिविंग स्पीशीज हमें पता है जो इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं. इन 84 लाख में से हम ह्यूमंस एक स्पीशीज है और बाकी के. अभी इसमें स्ट्रेंज क्या है, अजीब लगने जैसी बात ये है इसमें कि ये 84 लाख माइनस वी ह्यूमन स्पीशीज एक, ये हम एक छोड़ के कोई भी स्पीशीज के पास मेडिसिन नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, उनको डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती. और स्ट्रेंज ये है कि इन 84 लाख में से सबसे इंटेलिजेंट कौन. अगर ये मैं आपसे सवाल पूछूंगी तो आपका आंसर ऑब्वियसली होगा कि हम इंटेलिजेंट हैं. वी ह्यूमंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑफ ऑल. एंड लेस इंटेलिजेंट जो है, जो जिनके पास हमसे कम इंटेलिजेंस है, उनको मेडिसिन, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं पड़ रही. और सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज अपने हेल्थ केयर के लिए इतना सारा झगड़ रहा है और हमने हमारे हेल्थ को इतना मेसअप कर दिया है. हेल्थ केयर हमारे लिए इतनी मुश्किल क्यों जा रही है, दैट इज द क्वेश्चन. सो
दिस इज समथिंग स्ट्रेंज, ये आइडियली नहीं होना चाहिए। अगर हम सबसे इंटेलिजेंट है तो हेल्थ केयर हमारे लिए सबसे आसान भी होनी चाहिए, मगर ये दिख नहीं रहा हमें। तो आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कि ऐसा मिसमैच क्यों हो रहा है, ये स्ट्रेंज फैक्ट एग्जिस्टिंग क्यों है आज नेचर में, राइट। सो जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन ही भी हमें लेना है, थोड़े बहुत सवाल भी मैं करूंगी आपसे। जो कुछ आंसर्स है वो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर लेना आपकी। थैंक यू। सो मॉडर्न डे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, हम हेल्थ के बारे में बोल सकते हैं या डिसीज के बारे में भी हम बोल सकते हैं। आप क्या सुनना चाहोगे, हेल्थ के बारे में या डिसीज के बारे में? क्या कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? हेल्थ के बारे में बात करें या डिसीज के बारे में? हेल्थ, ओके। सो यूजुअली होता है कि हम डिसीज के बारे में सोचते हैं, हमारा ये हेल्थ प्रॉब्लम वो हेल्थ प्रॉब्लम सुबह से लेके शाम तक, पर नॉर्मली हम हेल्थ के बारे में सुनना चाहते हैं। दैट इज अ गुड थिंग, अ पॉजिटिव आंसर रेदर। सो अगर मैं आपसे पूछूंगी सेकेंड क्वेश्चन दैट आई हैव, हु इज हेल्दी? इस मॉडर्न डे सिनेरियो में whom will you say is healthy? आपके आजू बाजू इतने सारे लोग हैं, आप खुद हो, हम हेल्दी है या नहीं है ये हम किस चीज पे आजकल डिसाइड करते हैं? एनी आंसर्स? सोचिए, इट्स कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, हमें सोच सोच के ही आगे जाना है इसमें। ओके, हु इज हेल्दी? So it is our happiness also that counts. Yeah, Sanjana, like Sanjana has written. Okay, so हेल्थ के बारे में हमारे कुछ आइडियाज हैं कि जो फुलफिल होने पे हम उस इंसान को हेल्दी बताते हैं। वन हु इज बैलेंस्ड, राइट। सो यूजुअली इन मॉडर्न डे सिनेरियो हम एक पैथोलॉजी लैब में जाते हैं, हमारे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, स्कैनिंग्स है, अल्ट्रासाउंड्स है, सो मेनी थिंग्स ना, हमें बहुत टेस्ट्स है जो हम करते हैं, और उसमें से जो एक रिजल्ट आता है उसमें अगर कुछ पिन पॉइंट करने के लिए हेल्थ इशू मिला, देन यू आर अनहेल्थी, क्योंकि आपको नाम मिला है आपके डिसीज के लिए। सो यूजुअली इन मॉडर्न डे सिनेरियो अ पर्सन हु डू नॉट हैव एनी डिसीज इज हेल्दी। अगर आपको आपके रिपोर्ट सारे क्लियर आते हैं और डॉक्टर के पास अगर आपको जो कुछ हो रहा है, जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको देने के लिए अगर हमारे पास एक हाथ नाम नहीं है एक हाथ डिसीज का, तो उसे हम हेल्दी कहते हैं, क्योंकि देयर इज नथिंग टू नेम, हमारे सारे रिपोर्ट्स क्लियर आए हुए हैं, सो आई एम हेल्दी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन, हु इज अनहेल्दी? सो कैन वी थिंक ऑफ हु इज अनहेल्दी दीज डेज? हम हैं, हमारे आजू बाजू के लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, whom we will say as unhealthy. So similar concept में अगर हमने टेस्ट किए, रिपोर्ट्स लिए, सब कुछ चेकिंग किया और हमें नाम देने के लिए अगर एक हाथ डिसीज मिला, right? So mostly everyone, Chantala is saying that mostly everyone is unhealthy. Okay, so usually ये भी हम देखेंगे, of course, I don't say it is false, but so who is unhealthy in today's modern day scenario? जिनके रिपोर्ट्स क्लियर नहीं है, जिनके रिपोर्ट्स क्लीन नहीं है, this person is supposed to be unhealthy. So healthy and unhealthy में clear distinction है, which is based on the medical reports that we are taking. This is ये कॉमन नोशन है आजकल के हेल्थ सिनेरियो का। तो अगर हम ये कंसिडर करते हैं ये हेल्थ कंसेप्ट हमारा, तो वी आर हम हेल्थ को डिसीज के व्यू पॉइंट से कहीं ना कहीं देख रहे हैं। एब्सेंस ऑफ डिसीज इज इक्वल टू हेल्थ आजकल इन अ मॉडर्न डे सिनेरियो। सो ये कंसेप्ट को आगे ले जाकर And then we have modern day remedies too. एक हेल्थ प्रॉब्लम और उसका कोई मेडिसिन, इन मेडिसिन्स का हमारे हेल्थ में क्या रोल है? ये वो हेल्थ प्रॉब्लम सप्रेस कर रहे हैं या हील कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पैर में स्वेलिंग है और आप चल नहीं पा रहे हो, मगर आपको ऑफिस जाना है या कुछ पेंडिंग काम है, आप रेस्ट नहीं लेना चाहते, तो आप
पेन किलर ले लेते हो। अब ये पेन किलर अंदर जाके पेन का रूट कॉज हील करेगा या पेन का सिग्नल जो पैर की तरफ से ब्रेन को जा रहा है उसे रोक देगा। ओके, सो व्हाट डू वी थिंक कि अगर हम एक पेन किलर लेते हैं, हमारे पैर में कोई प्रॉब्लम है, हम एक पेन किलर ले रहे हैं, ओके, सो कुछ पेंडिंग काम है, आप रेस्ट नहीं लेना चाहते, सर तो आप पेन किलर ले लेते हो। अब ये पेन किलर अंदर जाके पेन का रूट कॉज हील करेगा या पेन का सिग्नल जो पैर की तरफ से ब्रेन को जा रहा है उसे रोक देगा। सो हमें ये सोचना है कि इन दोनों में से क्या हो रहा है, कि अगर हम पेन किलर ले रहे हैं तो जिस कारण की वजह से हमारे पैर दुख रहे हैं वो ठीक हो रहा है, या बस पैरों में से एक सिग्नल जा रहा है ब्रेन के पास विच इज इंडिकेटिंग कि मुझे पेन है और मैं चल नहीं पा रहा, वो सिग्नल कट ऑफ हो रहा है। सो ये इसका आंसर हमें कॉमनली पता है। सो यहाँ पेन किलर लेके हम सिम्टम सप्रेस कर रहे हैं, रूट कॉज हीलिंग नहीं हो रहा। हर एक हेल्थ प्रॉब्लम में जब हम मेडिसिन लेते हैं तब हम सिम्टम सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर के ऑर्गन की रिकवरी, जिसे हम रूट कॉज हीलिंग कहेंगे, ये हो ही नहीं रही। तो सवाल बेसिक ऐसे आता है कि हमें एक हेल्थ प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, वाई आर वी फेसिंग अ हेल्थ प्रॉब्लम बेसिकली। सो अगर हम आप एक फंक्शन में जाते हो, मे बी फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं और आपने किसी को देखा और किसी को देख के आपको लगा कि ये थोड़ा सा बीमार जैसा लग रहा है और आप पूछते हो जाके कि क्या हुआ, थोड़ा वीक दिख रहे हो, कुछ तबीयत ठीक नहीं है क्या। सो थोड़े बहुत कॉमन आंसर्स होते हैं हमारे पास देने के लिए, जो हम नॉर्मली लोगों से सुनते हैं या हम देते हैं। कोई कहेगा मैं बॉडी इज वीक, अरे मैं बहुत कुछ करती हूँ यार, इतना सा मैं खा रही हूँ फिर भी मेरा वजन कमी नहीं होता, हवा से भी बढ़ता है। कोई बोलेगा हेरिडिटरी है, मदर फादर को बीपी था, मुझे भी हुआ, अभी अभी डायग्नोस हुआ और गोली चालू हो गई। कोई कहेगा कि जर्म्स वायरस बैक्टीरिया, अभी अभी हमने कोरोना का फेज एक बड़ा सा क्रॉस किया है, सो इट इज रिलेटेड टू वायरस। वैसे ही हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, जर्म्स के इन्फेक्शंस होते हैं, क्लाइमेट बदल जाती है तो हमें वायरल फीवर, वायरल कोल्ड होता है। सो कभी कभी ये वायरस, जर्म्स और बैक्टीरिया की गलती होती है कि हम बीमार हैं, या कभी कभी क्लाइमेट, हम बोलते हैं कि इतना फ्लक्चुएट हो रहा है ना क्लाइमेट, बार बार हवा ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा, तो मेरा बॉडी ठीक नहीं रह पा रहा, इट इज ऑलवेज फॉलिंग इल। अगर हम ये रीजंस देखते हैं इनमें से, तो क्या ये रीजन सही है, या इन रीजंस को भी एक अदर साइड ऑफ द कॉइन जो हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिक हमारा इसमें भी मिस आउट हो रहा है। सो ये सोचने की कोशिश करते हैं। सो इफ योर बॉडी इज वीक, अगर आपकी बॉडी वीक है और फिर आप एक हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हो बार बार, द क्वेश्चन इज कि क्या आपकी बॉडी आपके बचपन से ही वीक थी, वेर यू बॉर्न विद द वीक बॉडी, या 30 साल, 40 साल, 50 साल यूज करने के बाद अभी ऐसा फेज आया है कुछ दिनों से कि आपकी बॉडी वीक हो गई है। ये प्रॉब्लम, ये वीक फीलिंग जो है वो कुछ साल पहले तक नहीं था, राइट। सो कुछ तो गड़बड़ हुआ है जिसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस कम हुआ है, आपकी इम्यूनिटी कम हुई है और आपका बॉडी वीक हो गया है। बॉडी क्यों वीक हो गया, ये क्वेश्चन अभी तक अनआंसर्ड ही है। सो बॉडी बीइंग वीक कैन नॉट बी द रीजन, ये रीजन नहीं हो सकता आपके बीमार पड़ने का बार बार। बॉडी वीक हो गया है, क्यों वीक हो गया, इसका आंसर ढूंढना है। सेम थिंग गोज विथ हेरिडिटी। एक मदर फादर है, सिंपल से सिनेरियोस देखते हैं। एक मदर फादर है जिनको जिन पेरेंट्स को डायबिटीज है, नाउ उनका जो बेटा है, हिज लाइफस्टाइल इज वेरी गुड, वो ठीक तरह से ठीक टाइम पे सोता है, ठीक टाइम पे उठता है, वो अच्छा एक्सरसाइज कर रहा है, उसका फूड पॉजिटिव है, वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहा है, घर का और ऑफिस का में से बैलेंस वो रख पा रहा है,
he is able to handle his anger, emotions, anxieties and worry. अभी जस्ट बिकॉज उसके मदर फादर को डायबिटीज है, वो इतनी पॉजिटिव लाइफस्टाइल और इतने पॉजिटिव हैबिट्स पे होने के बावजूद भी क्या उसको डायबिटीज होने ही वाला है? तो ये बात बिल्कुल गलत है कि इफ दैट बॉय इज इन अ पॉजिटिव रूटीन, जस्ट बिकॉज हेरिडिटी है उसका मतलब उसको ये डिसीज होगा ही, ऐसा नहीं है। इसके उल्टा सिनेरियो भी सोच लेते हैं। अगर मदर फादर को डायबिटीज नहीं है मगर एक बेटा है उनका जिसका लाइफस्टाइल ही बहुत बुरा है, जो लेट सो रहा है, लेट उठ रहा है, एक्सरसाइज बिल्कुल मिसिंग है, जो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहा, जो बार बार टेंशन्स ले रहा है, जिसको जंक फूड की बहुत आदत है, खाने पीने के टाइमिंग्स इधर उधर हो रहे हैं, सब कुछ मेस्ड अप है लाइफस्टाइल में, जस्ट बिकॉज उसके मदर फादर को डायबिटीज नहीं है, क्या उसे नहीं होगा वो कुछ भी करे? तो ये फैक्ट भी सही नहीं है। 10% हेरिडिटी हम सब लोग लेके आए हैं। जैसे कहते हैं कि मदर फादर से सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसे इनहेरिट नहीं होते, हेल्थ भी उन्हीं से इनहेरिट, सब कुछ डिसीजेस भी इनहेरिट करने पड़ते हैं। सो दिस 10% हेरिडिटी हम सब लोग लेके आए हैं। अगर आपका 90% लाइफस्टाइल गलत है तो हमें ये पता चल सकता है कि मोस्ट चांस, जो मैक्सिमम चांस है वो ये 10% हेरिडिटी में मिला हुआ डिसीज होने का चांस है, क्योंकि 90% लाइफस्टाइल गलत है, वो बैकिंग दे रही है इस 10% हेरिडिटी को। और अगर 10% हेरिडिटी है मगर आपका 90% लाइफस्टाइल अगर सही है, पॉजिटिव है, तो नेचुरली 10% हेरिडिटी कुछ नहीं कर पाएगी। सो हेरिडिटी इज देयर, मगर वो चीज होगी या नहीं होगी वो 90% आपके हाथ में है। इट इज नॉट कि जस्ट बिकॉज हेरिडिटी है तो होने ही वाला है। नेक्स्ट वी कम टू जर्म्स, वायरसेस एंड बैक्टीरियाज। जर्म्स, वायरसेस एंड बैक्टीरियाज के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि हम सोचते हैं कि एक आध वायरस अंदर गया तो हमें वायरल इन्फेक्शन होने ही वाला है। द थिंग इज कि ऐसी कौन सी जगह है हमारे आजू बाजू जहाँ ये वायरसेस मौजूद नहीं है या जर्म्स या बैक्टीरिया मौजूद नहीं है? इतने टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें आंखों से दिखते भी नहीं है, दे आर माइक्रोस्कोपिक। इतना छोटा ऑर्गेनिज्म जो हमें आंखों से दिखता ही नहीं है, माइक्रोस्कोपिक टाइनी क्रीचर, और हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी, हमारे बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, और सिर्फ हमारे बॉडी के नहीं है, हम सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज है जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा एक सेल हमारे बॉडी का सबसे इंटेलिजेंट है। सो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग इन नेचर अगेंस्ट एक छोटा सा क्रीचर, माइक्रोस्कोपिक थिंग जो हमें आंखों से दिखता भी नहीं है, ये इतना सा वायरस अंदर जाता है, हमारे बॉडी में ग्रो हो रहा है, फ्लरिश हो रहा है, और ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वो हमें डोमिनेट कर रहा है और हम बीमार पड़ रहे हैं, राइट? अभी समझने की बात ये है कि जर्म्स, वायरसेस और बैक्टीरियाज है क्या, राइट? दे आर द स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर। ओके, जैसे ये स्पीशीज ना किस में आते हैं, जैसे डोंकीज है, कॉकरोचेस है, मक्खियां है, राइट? पिग्स है, पिग्स आर ऑल्सो द स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर। कहीं कोई चीज सड़ रही है ना, तो ये क्लीनिंग एजेंट्स हैं मदर नेचर के। एक पिग आ जाएगा, वो डिकम्पोजिंग वेस्ट मटेरियल खाएगा, या डोंकी आ जाएगा, वो डिकम्पोजिंग वेस्ट मटेरियल खाएगा, उसको खा खा के खत्म कर देगा एंड क्लीन अप कर देगा वो मदर नेचर को, राइट? सो दे आर द क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ मदर नेचर। सेम थिंग विद जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया। हमें फंगस तो पता है ना, फंगस हमें बहुत जगह जगह पे दिख जाती है। अभी अभी ऑरेंजेस का सीजन गया है यहाँ इंडिया में। सो ऑरेंजेस जब आए ना, तो हम ऑरेंजेस परचेस करते हैं, और 6 ऑरेंजेस आप लेके आए हो, अभी उसमें से 5 खत्म हो गए, 4-5 दिन हो चुके हैं परचेस करके, आज 5वां दिन है और एक ऑरेंज आपका बाकी रहा है। तो रात को सोने से पहले आप देखते हो कि अरे ये ऑरेंज है, उसको फ्रिज में रखोगे तो आप देखते हो नहीं नहीं अभी तक तो ठीक है, खराब नहीं हुआ है, कल के कल उसको खत्म करना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। ऐसे सोच के आप सो जाते हो, दूसरे दिन सुबह आप उठ के आते हो तो दैट ऑरेंज इज फुल ऑफ
फंगस। एंड व्हाई इज दैट, कि क्या वो फंगस पोर्स पहले 5 दिन हवा में थे नहीं, वो छठे दिन आए सुबह ताकि ऑरेंज उसको कैच कर पाए? क्या ये बात सही है? तो ऐसा भी नहीं है, वो फंगस के पोर्स हवा में तो घूम ही रहे हैं हर जगह। वाई 6th डे ऑरेंज, ऐसा क्या हुआ कि 5वें या छठे दिन ही ऑरेंज पे वो फंगस ग्रो कर पाया, पहले 4 दिन क्यों नहीं? तो देर इज अ सिंपल आंसर टू दिस लॉजिक कि उसका शेल्फ लाइफ कितना शेल्फ लाइफ है ऑरेंज का। कोई भी चीज आप पेड़ से तोड़ते हैं वो 4 दिन तक फ्रेश रहती है, 3-4 दिन 5 दिन का शेल्फ लाइफ होता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स का। और उसके बाद उनका जैसे डिकम्पोजिंग प्रोसेस सेट इन हो जाती है, उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है क्योंकि उनका लाइफ खत्म हुआ है, उनका स्पैन ही उतना है लाइफ का। और जैसे उनका रेजिस्टेंस कम होता है, फंगस कुड कैच दैट ऑरेंज एंड ग्रो, क्योंकि फंगस का फूड ही डिकम्पोजिंग वेस्ट मटेरियल है। फंगस विल नेवर ग्रो ऑन फ्रेश थिंग्स। हमारी स्किन फ्रेश है, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फंगस पोर्स अभी भी हवा में है मगर हमारे फ्रेश स्किन पे वो ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे स्किन का एक रेजिस्टेंस है विच डजंट अलाउ द फंगस टू ग्रो। यही चीज डेड बॉडी पे आसानी से ग्रो करेगी। वंस द पर्सन इज डेड, फंगस कैन इजीली ग्रो ऑन द सेम स्किन विच इट वाज नॉट एबल टू ग्रो जस्ट बिकॉज उसका रेजिस्टेंस खत्म हो गया है, उसका इम्यूनिटी कम हुआ। सो नेचुरली वायरसेस, जर्म्स, बैक्टीरिया आर क्लीनिंग एजेंट्स। हमें वायरस या बैक्टीरिया, जर्म पीने के पानी में नहीं मिलते क्योंकि देर इज नो कॉन्टेमिनेशन इन इट। ये जो डिकम्पोजिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स है उस पे सर्वाइव होने वाली ये चीजें हैं। इट इज जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया, पिग्स एंड डोंकीज एंड कॉकरोचेस। अभी आपके किचन में सब स्टिकी स्टिकी है प्लेटफॉर्म और मक्खियां आ रही है, आपको मक्खियां अच्छी नहीं लगती, तो सॉल्यूशन क्या है मक्खियां ना आने का? मैंने एक हिट की बोतल ली और स्प्रे किया, सारी मक्खियां मर गई। क्या मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है? जैसे ही ये हिट का इफेक्ट चला जाएगा वैसे मक्खियां वापस भी आ जाएगी क्योंकि रूट कॉज वैसे का वैसा है। जो स्टिकी थिंग्स है मेरे किचन के प्लेटफॉर्म पे वो तो मैंने साफ किए ही नहीं। मैंने कचरा उठा के अगर बाहर फेंका नहीं घर से तो कॉकरोचेस कंटिन्यूसली आने लगेंगे। मैं कॉकरोचेस पे स्प्रे कर रही हूँ मगर मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि जब वो स्प्रे का इफेक्ट चला जाएगा कॉकरोचेस वापस आएंगे। तो ये कचरा उठा के फेंकना या मेरा प्लेटफॉर्म क्लीन करना, दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम, राइट? वैसे ही जर्म्स वायरस का होता है। एक आध वायरस हमारे बॉडी के अंदर गया, उसको उसका फूड मिल रहा है जिसपे वो मल्टीप्लाई कर सकता है खुद को। दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको अगर खाना ना मिले तो दे विल स्टार्व एंड दे विल डाई, वो कमजोर हो जाएंगे, वो खुद को इतना पॉजिटिवली पावरफुली मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट? ऐसी कुछ डिकम्पोजिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो हमारे बॉडी के अंदर उनको मिल रही है। हमें अगर वायरल इन्फेक्शंस या जर्म्स या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो द रीजन इज आवर बॉडी इज इंटॉक्सिकेटेड। ये एजेंट्स ऑफ डिसीज है। हम कचरा फेंक रहे हैं इसलिए डोंकीज आ रहे हैं, डोंकीज आ गए इसलिए कचरा नहीं तैयार हुआ। हमारे यहाँ नीचे स्टेल वाटर है, कई गड्ढे बने हुए हैं जिसमें पुराना पुराना कंटेमिनेटेड पानी कलेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से मच्छर हो रहे हैं। मच्छर आए इसीलिए वो स्टेल वाटर तैयार नहीं हुआ है। वायरस अंदर गया है, वो मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे उसका फूड मिल रहा है, इसीलिए वो क्लीनिंग एजेंट वहां पे आया क्योंकि उसको साफ सफाई करनी है। वो कचरा कहाँ है? हमारे बॉडी के अंदर है। अगर ये कचरा अंदर नहीं होगा तो ये लोग भी पावरफुली सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसी चीज को हम रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी कहते हैं। वायरसेस तो सबके बॉडी में जा रहे हैं। कोरोना का वायरस बहुत लोगों के बॉडी में गया, कुछ लोगों को सीवियर रिएक्शन आई, कुछ लोग घर पे बैठ के ठीक हो गए। वाई? बिकॉज दे आर the amount of toxic matter inside the body and the resistance और इतने सालों का लाइफस्टाइल दैट वाज पॉजिटिव, और इसीलिए उनकी रिकवरी फास्ट, कि कई लोगों की रिकवरी स्लो क्योंकि बॉडी इज इंटॉक्सिकेटेड। वायरस, जर्म्स एंड बैक्टीरिया कैन ग्रो बेटर in a contaminated environment.
not in a clean environment, right? नेक्स्ट वी कम टू द क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज का भी यही लॉजिक है, हवा बार बार बदल रही है मगर हमारा रेजिस्टेंस कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है जिसकी वजह से हर क्लाइमेट चेंज पे हम बीमार पड़ रहे हैं. फिर भी एक सवाल अनआंसर्ड है कि रेजिस्टेंस क्यों कम हुआ. ये सवाल का भी आंसर हम आगे जाके ढूंढने की कोशिश करेंगे. इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. एक हेल्थ प्रोसेस है, राइट? अभी हमें बीमार हम क्यों पड़े ये कुछ हमने आंसर्स देखे. नाउ इन अ हेल्थ प्रोसेस, ओके, व्हाई इज इट कॉल्ड एज अ प्रोसेस. ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज बहुत बीमार हैं और कल हम 100% हेल्दी होके उठ जाए. ये भी पॉसिबल नहीं है. इससे उल्टा, आज हम बहुत बीमार हैं और कल 100% हेल्दी होके हम बेड से उठेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है. हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हम रोज एक एक स्टेप आइदर हेल्थ की तरफ लेके जाते हैं खुद को, या एक स्टेप हम डिसीज की तरफ भी लेके जा सकते हैं खुद को इफ आवर लाइफस्टाइल इज बैड, राइट? सो हेल्थ भी प्रोसेस है और डिसीज भी प्रोसेस है, बोथ आर प्रोसेसेस. सिंपल सा फीवर के बारे में आप सब लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे, इसलिए फीवर का एग्जाम्पल, क्योंकि हमें पता है कि बुखार आना क्या होता है. अगर हम रिकॉल करने की कोशिश करें, एक दिन पहले से ये प्रोसेस चालू होती है. जब हम बेड से उठते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि थोड़ा सा ना आज वीक लग रहा है और आधा एक घंटा सो जाओ, मगर नहीं, टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, खाना पकाना है, तो हम उठ जाते हैं. इसके बाद से ना हर स्टेप पे हमें ये पता चलता है कि आज समथिंग इज रॉन्ग. फिर हमें ब्रेकफास्ट में भूख कम लगती है, फिर हमारी एनर्जी लेवल्स कम होती है, फ्रेशनेस कम होता है, दोपहर तक मुंह का टेस्ट चला जाता है, मुंह कड़वा हो जाता है. उसमें हम शीरा बना के खिलाएंगे या नींबू का अचार लेंगे, हम कुछ करने की कोशिश करते हैं उस पे. शाम तक भूख ही नहीं लगती और शाम को आप जब घर आते हो तो आप फैमिली को डिनर टाइम हुआ है, आप खा क्यों नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बुखार आ जाएगा. फिर वो लोग बोलते हैं कि ऐसे सोच सोच के बीमार पड़ेगी, कुछ नहीं है, कुछ बुखार विखार नहीं है, खा लो. नहीं, मगर मुंह कड़वा हुआ है, मुंह को टेस्ट नहीं, तो नींबू का अचार लो या शीरा बनाते हैं या कुछ बनाओ, सॉफ्ट राइस लो, कंजी लो, पर कुछ तो खाओ. क्योंकि हमें एक थियरी पता है कि खाने की वजह से एनर्जी मिलती है. यही एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है पूरे दिन के लिए, और दूसरे दिन हम जब उठते हैं तो फाइनली हमें डिसीज के लिए नाम मिल जाता है, विच इज कॉल्ड एज फीवर. बुखार आया हुआ है. बॉडी ने कब इंडिकेट किया आपको कि समथिंग इज रॉन्ग? 24 आवर्स पहले से, जब आपका फ्रेशनेस कम हुआ, एनर्जी लेवल्स कम हुए, टेस्ट ऑल्टरेशन हुआ, भूख कम हुई, बहुत सारे इंडिकेशंस दिए बॉडी ने. हमने कुछ किया नहीं, फिर भी हमारा लाइफस्टाइल सेम मेंटेन रहा और जो डिसीज होने वाला था वो हो गया. सिमिलरली हमें सर्दी के बारे में भी समझता है कि शायद मुझे सर्दी होने वाली है, राइट? बॉडी इंडिकेट्स एवरीथिंग बिकॉज डिसीज इज अ प्रोसेस. नाउ हेल्थ इज ऑल्सो अ प्रोसेस. हेल्दी होना है तो भी स्टेप बाय स्टेप हर रोज हेल्थ की तरफ जाना पड़ता है. सिंपल सा एग्जाम्पल, हमारा पेशेंट एक चेयर है, सपोज एक सिंपल सा वुडन चेयर है जिसे हम देख पा रहे हैं कि जिस चीज के लिए ना, जिस आउटपुट के लिए उसका बॉडी बना है, वो बॉडी उसका वो आउटपुट नहीं दे पा रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ है. तो ये हमें हेल्थ प्रॉब्लम क्या दिखाई देता है कि देयर इज अ ब्रोकन लेग, उसका पैर मिसिंग है. वो पैर अगर हम ट्रीट कर पाए ना तो वो चेयर भी अपना काम करने लगेगी. द बॉडी ऑफ दिस चेयर विल बी एबल टू फंक्शन नॉर्मली अगर हम ये पैर उसका ठीक कर पाए तो, राइट? सो द डायग्नोसिस इज दिस मिसिंग लेग. नाउ मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास 3 एक्स्ट्रा चेयर्स हैं. हमारे पास 3 एक्स्ट्रा चेयर्स है जो हमें नहीं चाहिए. तो हमारे पास 12 पैर है, तो उसमें से कोई भी एक पैर हम इस वुडन चेयर को लगा सकते हैं. क्या कोई मुझे चैट बॉक्स में ये लिख के बता पाएगा कि डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, दोज हु कैन यूज द चैट बॉक्स, जो चैट बॉक्स यूज कर पाते हैं वो आंसर करे कि ये 12 पैर में से कौन सा पैर मैं इस वुडन चेयर पे बिठा सकती हूँ ताकि मैं ये चेयर रिपेयर कर पाऊँ या ट्रीट कर पाऊँ.
इसमें से? कैन यू थिंक एंड टेल विच लेग विल हेल्प मी? एक स्टील का लेग है, एक फाइबर है, एक प्लास्टिक है, मुझे वुडन चेयर रिपेयर करनी है, मैं कौन सा लेग? ओके, शांतला इज सेइंग नो वन, मारिया नन। ओके, नो लेग। क्यों क्यों नहीं? व्हाई कांट आई यूज द एनी लेग? क्योंकि सीम्स डिफिकल्ट, या व्हाई डज इट सीम डिफिकल्ट? कलर डिफरेंस है, साइज डिफरेंस है, इसलिए तो हम उस शेप में काटें उनको, ऐसा कुछ करके। व्हाट शुड आई यूज टू रिपेयर दिस? सो बेसिकली हमें ये दिखता है कि इट्स ऑड, या इट्स ऑड। व्हाट एग्जैक्टली इज ऑड? इट्स नॉट द शेप, इट्स नॉट द कलर. Okay, it's the strength may differ. There are so many problems with it. It is not the size, it's not the shape, it's not the color, it is the material that it is made up of. अगर मुझे वुड रिपेयर करिए, मैं तीनों चेयर्स नहीं यूज कर पाऊंगी. अगर मुझे वुड रिपेयर करना है तो मुझे वुडन मटेरियल चाहिए जो जिससे मैं रिपेयर कर पाऊं. कोई भी चीज आपको रिपेयर करनी हो तो एक बेसिक फैक्ट हमें पता चलती है हर डे टू डे लाइफ में भी, कि मटेरियल मिसमैच नहीं चलता. मेरी एक टाइल टूट गई है तो एक वुडन पीस एक्स्ट्रा है तो मैं वुड उस टाइल को नहीं लगा सकती. मेरा पर्दा फट गया है जो कपड़े से बना है, तो मेरे पास वुड का एक पीस है तो मैं वुड का पीस नहीं लगा के वो पर्दा रिपेयर नहीं कर सकती. राइट? सो आई कैनॉट रिपेयर एनीथिंग विद अ मटेरियल मिसमैच. अगर मुझे कोई भी चीज रिपेयर करनी है तो मुझे सेम मटेरियल चाहिए. मेरा पर्दा फट गया है तो मैं शायद किसी और कलर का, किसी और टेक्सचर का कपड़ा चलेगा, मुझे ऑड दिखेगा, मगर मैं रिपेयर कर मैं कुछ तो लगा पाऊंगी उस वो होल मेंट करने के लिए, मगर मटेरियल में बदल नहीं सकती. कपड़ा कपड़े से रिपेयर होगा, टाइल टाइल से रिपेयर होगी, वुड वुड से रिपेयर होगा. सेम लॉजिक गोज टू योर बॉडी. जब हम ट्रीटमेंट का सोचते हैं तब हम बॉडी को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बॉडी मेड अप ऑफ? अगर हमें बॉडी को रिपेयर करना है, राइट, तो हमें मटेरियल तो यूज करना पड़ेगा कुछ तो, विच थ्रू ये लेके मैं बॉडी को रिपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ. सो इसके लिए पहली बात ना, मटेरियल मिसमैच नहीं चलता. इन एनी रिपेयरिंग प्रोसेस वी नीड द सेम मटेरियल. नाउ क्या हमें ये पता है कि अगर हमें बॉडी को रिपेयर करना है तो बॉडी का रॉ मटेरियल, व्हाट इज द बॉडी मेड अप ऑफ? क्या ये चीज हमें पहले पता है? ये क्या हम ये सोच सकते हैं? कैन एनीवन टेल? in the chat box again, please don't unmute. right, so chat box में क्या आप ये बता सकते हैं कि what is the body made up of? क्या बॉडी हमारे ब्लड से बना है, या टिश्यूज है, स्किन है, ऑर्गन्स है, राइट, या हमारे एंजाइम से बना है, या हार्मोन से बना है, या ये सारी चीजें किसी और चीज से बनी? इज इट ब्लड, टिश्यू एंड टिश्यूज, या ये ब्लड एंड टिश्यू भी किसी और चीज से बना है? इट इज सेड दैट वी आर बोर्न आउट ऑफ समथिंग, और डेथ के बाद ये बॉडी वापस उनमें मर्ज हो जाती है, राइट? इज इट सेल्स, इज इट ब्लड, इज इट टिश्यू? ब्यूटिफुल हर्षदा, या इट इज पंच तत्व, राइट? proteins are also chains of amino acids. They are made up of what? So हम हर चीज जो दिखती है हमारे बॉडी में उसको रिवाइंड करने की कोशिश करें. What is the cell made up of? What is the tissue made up of? What is the blood made up of? What is the enzymes made up of? हम जितना पीछे जाके सोचेंगे एक पॉइंट पे हम लैंड अप होते हैं कि पंच महाभूतों से बनी है. Our body is made up of the 5 elements in a particular balance, right? Means it is not equal. Space is not equal to air, is not equal to fire. ये कम ज्यादा बैलेंस में है. ऐसी कौन सी चीज है हमारे आजू बाजू जो इन पंच महाभूतों से नहीं बनी है? ये आपके पास, आपके हाथ में फोन है, लैपटॉप है, या कंप्यूटर पे आप बैठे हो, दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ द 5 एलिमेंट्स. जिस टेबल पे आपने वो रखा है, दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ द 5 एलिमेंट्स.
आपका घर, गाड़ी, एनीथिंग, द वेजिटेबल्स, फ्रूट, सैलड, कौन सी ऐसी चीज है जो इन पंचमहाभूतों से नहीं बनी है? एवरीथिंग इन नेचर इज मेड अप ऑफ दिस 5 elements and it merges back to its original state of 5 elements. That is what we know. So नेचर क्योर में जब ट्रीटमेंट की बात आती है, हेल्थ गेन की बात आती है, तो दीज आर आवर मेडिसिन दैट वी यूज इन नेचर क्योर. एक बेसिक कंफ्यूजन होता है, कभी कभी हम नेचर क्योर को आयुर्वेद से कंपेयर करके सोचते हैं. नेचुरल हर्बल रेमेडीज आर नेचर, इट इज नॉट आयुर्वेद. आयुर्वेद इज ऑल्सो मेडिसिनल पैथी. हम उससे भी नेचुरल जाके बात कर रहे हैं पंच महाभूतों की. नेचर क्योर, नेचुरोपैथी के मेडिसिन आर दीज 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ. राइट. अभी जब भी हम मेडिसिन के बारे में सोचते हैं ना, तो हम सोचेंगे कि ओ माय गॉड, स्पेस कैसे खाए, क्योंकि हर बार जब हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ खाने के बारे में ही सोचते हैं. दिस इज अनदर स्ट्रेंज थिंग, राइट. ऐसा है कि कभी कभी एक डायबिटिक्स पेशेंट आता है, जिसमें डायबिटीज, बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल इज अ पैकेज यूजुअली दैट पीपल गेट. एक दूसरे के साथ जाने वाली चीजें हैं नॉर्मली. सो लोग बोलते हैं कि इतना डायबिटीज शूट अप हो चुका है, 350 शुगर हुई है, कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा ज्यादा की तरफ ही जा रहा है, बीपी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, अब मैं क्या खाऊं? तो हम उनको पूछते हैं कि इतने सालों से क्या आप उपवास कर रहे हो, क्या इतने सालों से खा रहे हो, और फिर भी ये अगर तकलीफें हैं, सो एटलीस्ट हमें ये चीजें पता है कि फूड इज नॉट हेल्पिंग. अगर फूड मदद करता तो कोई बीमार ही नहीं होता, राइट. देयर इज समथिंग मच मोर टू हेल्थ देन फूड. इट इज नॉट ओनली फूड, राइट. ये पांचों चीजों का कॉम्बिनेशन है. हम उसमें से एक ही सोचते बैठते हैं, फूड में क्या खाऊं, जिसकी वजह से, तो खाने की वजह से हेल्थ सुधरेगी. दिस इज नॉट द फैक्ट. दिस फूड इज वन ऑफ द थिंग. रेस्ट 4 के बारे में हम सोचते नहीं. तो हर बात खाने के सवाल नहीं है. When it comes to health, it is much more than food. ये पंच महाभूतास कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं हमारे बॉडी पे? सो सिंपल सी चीजें हैं जो हमारे सुबह से लेके शाम तक के लाइफस्टाइल के डेली एक्टिविटीज का एक पार्ट है. पांचों चीजें. एक तो उपवास है, दूसरा एक्सरसाइज है, तीसरा पानी है, और चौथा फूड है, राइट. हमारी 4 आदतें, राइट. उपवास भी हमारी आदत है जो मोस्टली लोग करते नहीं है. एक्सरसाइज 3 days a week, या हमारे फ्रेंड ने फोन कर करके उठाया तो हम वॉक को जाएंगे, नहीं तो सो जाएंगे. या एक्सरसाइज करने में मुझे कंटाला आता है, एक्सरसाइज मिसिंग ही हो जाता है, तो वो भी भूल जाओ. पानी पीना भी रिमाइंड कर करके, आजकल एप्स है आपके फोन पे जो आपको रिमाइंड करते हैं पानी पीना, क्योंकि प्यास लगना तो ये गया ही है हमारे रूटीन से. एक्चुअली बचता है एक फूड जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और बाकी 4 चीजों के बारे में हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, और यहीं पे इम्बैलेंस हो रहा है. अगर ये पंच महाभूतास अपने खुद के बैलेंस में आप मेंटेन कर पाते हो, तो आपका हेल्थ 100% पॉजिटिव है. अगर इन पंच महाभूतों का बैलेंस आपके लाइफस्टाइल में बिगड़ रहा है, तो आपका हेल्थ कोलैप्स होके आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हुआ है. बेसिक कोल्ड का फीवर, इंडाइजेशन, माइग्रेन, एसिडिटी से लेके कैंसर, ट्यूमर्स, अल्सर्स तक सबका लॉजिक यहाँ पे कॉमन हो जाता है, राइट. सो दीज आर द मेडिसिन्स ऑफ नेचर क्योर which are implemented as a habits of our lifestyle. इससे आगे बढ़ते हैं. नाउ देयर इज अ हीलिंग प्रोसेस ऑल्सो. एक सिंपल सी चीज है कि जो लेस इंटेलिजेंट एनिमल्स है ना, एक बिल्ली दूसरे बिल्ली को जाके नहीं पूछती कि मुझे एसिडिटी हो रही है, मैं क्या खाऊं, मैं क्या करूं. उसको पता है कि एक दुर्वा नाम का ग्रास उगता है, वो जाके मुझे खाना है. वो पूरे कैट फैमिली को, लायंस टाइगर्स भी खाते हैं, जाके बीच में ग्रास खाएंगे, वॉमिटिंग इंड्यूस करेंगे. they know everything that they need for their health to take care of. एक टाइगर दूसरे टाइगर को जाके नहीं पूछता, एक कौवा दूसरे कौवे को जाके नहीं पूछता, बट अ ह्यूमन गोज टू अदर ह्यूमन टू आस्क, राइट. अभी सिंपल सी चीज है. मैं अगर आपको 2 लाइफस्टाइल पैटर्न्स दिखा रही हूँ स्क्रीन पे. एक साइड एक्टिव है, सुबह का एक्सरसाइज है, स्ट्रेस फ्री वर्क एनवायरनमेंट है, घर का और ऑफिस का बैलेंस अच्छा हो पा रहा है, पॉजिटिव फूड हैबिट, ये एक लाइफस्टाइल है. दूसरी लाइफस्टाइल आपको क्या दिख रही है स्क्रीन पे?
सोया है वो आदमी, वो उठ ही नहीं रहा, लेट स्लीपिंग, रात को लेट सोया है, सुबह तक सोया ही पड़ा है, ऑफिस वर्क एनवायरनमेंट में सीवियर स्ट्रेस है, घर का और ऑफिस का बैलेंस मिस आउट हो रहा है, और जंक फूड खाने की बहुत आदत है। एवरीवन इज फूडी, नोबडी, ऐसा कोई आदमी नहीं है हु इज नॉट फूडी, बट ये कुछ ज्यादा ही है, ओनली जंक फूड, टेस्ट 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 एंड ओनली टेस्ट इन हिज लाइफ। क्या कोई चैट बॉक्स में ये दो लाइफ स्टाइल्स देख के ये बता सकता है कि विच लाइफ स्टाइल इज पॉजिटिव एंड विच इज नेगेटिव? कौन सी एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल है जो हमें दिख रही है, एक नेगेटिव लाइफस्टाइल है जो हमें दिख रही है? कौन सी क्या है ये आपको देख के ही पता चल रहा है। उसके लिए आपको एमबीबीएस की डिग्री नहीं चाहिए। पॉजिटिव कौन सी लाइफस्टाइल आपको हेल्थ देगी, कौन सी लाइफस्टाइल आपको डिसीज देगी? क्या ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको कोई मेडिसिन की डिग्री की जरूरत है? कैन समवन टेल मी पॉजिटिव लाइफस्टाइल है, नेगेटिव लाइफस्टाइल है? सो एक्टिव एंड स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल will give you health, right? And inactive lifestyle will give you disease somewhere, right? ये सिंपल सी बात है. There is nothing like, of course, is healthy, right? So basically left lifestyle is healthy. That is what Pratham, yeah, she is saying. And so ये सब बात समझने के लिए हमें कोई MBBS की डिग्री की जरूरत नहीं है. This is encoded in our system. These instincts are there. हमें देख के ही पता चलता है कि ये हेल्थ की तरफ जा रहा है या डिसीज की तरफ जा रहा है, right? So healing is a process. पॉजिटिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए दे ए एंड बी लाइफस्टाइल्स को अगर हम पकड़े, ए लाइफस्टाइल इज गोइंग टू गिव यू हेल्थ एंड बी लाइफस्टाइल इज गोइंग टू गिव यू डिसीज. ये क्लियर बाइफर्केशन है. नाउ देर आर 2 मेडिसिन्स फॉर ईच काइंड ऑफ लाइफस्टाइल. पॉजिटिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करने वाला मेडिसिन हमें नेचर ने दिया हुआ है. अगर आपको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है और ये नेगेटिव लाइफस्टाइल जिसमें आपको अच्छा लग रहा है लेट तक जागना और मुझे वो मेंटेन करके रखना है और लेट उठना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, स्ट्रेस लेना है, जंक फूड बहुत ज्यादा खाना है, तो ये नेगेटिव लाइफस्टाइल इज समथिंग दैट डजंट फिट इन नेचर्स लॉस. ये नेचर्स लॉस के अपोजिट जाती है. जिस चीज के लिए बॉडी बना है ना, वो ये चीज नहीं है. द बी लाइफस्टाइल इज नॉट द लाइफस्टाइल जिसके लिए बॉडी बना है. तो ये लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको आर्टिफिशियली मैन मेड मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आपको एक ऐसी चीज बॉडी से आउटपुट दिलाना है जिसके लिए बॉडी बनी ही नहीं है. सो द चॉइस इज इन बिटवीन दीज 2 मेडिसिन. बेसिकली एक नेचर ने दिया हुआ है और एक मैनमेड आर्टिफिशियली मैनमेड मेडिसिन है, राइट? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर गिवन मेडिसिन, जिसमें पंच महाभूतों का हम बैलेंस मेंटेन करके आइदर हेल्थ की तरफ जा सकते हैं, या जो हम अभी अगर ऑलरेडी हेल्दी है तो उसको मेंटेन करके रख सकते हैं. मेंटेनेंस इज ऑलवेज इजी, राइट? Going ahead, still so many whys are unanswered. अगर हम आंसर्स ढूंढने की कोशिश करें कि क्यों हमारा रेजिस्टेंस कम है, स्टैमिना कम क्यों हुआ, पैंक्रियास ने काम करना क्यों बंद किया, तो हमें एक स्टेप पीछे जाके सोचना होगा रूट कॉज के बारे में. ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू कहाँ से हुई? रूट कॉज में हमें एक टिपिकल प्रोसेस दिखाई देती है. हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिक एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हुआ और एक हेल्थ प्रॉब्लम हो गया. शुरुआत टॉक्सिक एक्यूमुलेशन से हुई. इस टॉक्सिक एक्यूमुलेशन प्रोसेस को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. आप सबको सर्दी का एक्सपीरियंस है. आपको अगर सर्दी हो गई तो नाक बहने लगता है और म्यूकस नाम की कोई चीज़ बाहर निकलती है. ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी ये म्यूकस जो एक टॉक्सिक है वो बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर हमें ये ज़ुकाम अच्छा नहीं लगता और हम इस पे दवा ले लेते हैं. ये दवा अंदर जाके
इस म्यूकस को बाहर बहने से रोकती है और नाक बहना बंद हो जाता है। क्योंकि ये म्यूकस बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए वो बॉडी के अंदर ही फंसा रहता है। अब बॉडी के सामने नया प्रॉब्लम, ये म्यूकस रखे कहाँ? ये रखे कहाँ वाला प्रॉब्लम आपकी बॉडी ने कितनी बार फेस किया है? बचपन से लेके आज तक जब भी आपको सर्दी, खांसी, वॉमिटिंग, एसिडिटी, लूज मोशंस जैसे प्रॉब्लम्स हुए और आपने दवा ले ली, तब हर बार ये अंदर की टॉक्सिक चीज़ें रखे कहाँ, ये सवाल आपकी बॉडी ने फेस किया है। अभी ये टॉक्सिक मैटर ब्लड में घूमता तो नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं उसे डंप करना होगा। तो बॉडी के पास एक ही ऑप्शन बचता है, यह टॉक्सिक मैटर फैट्स में कन्वर्ट करके हिप्स, थाइज, बटक्स जैसी जगहों में जमा करते रहना। ओबेसिटी का रूट कॉज भी टॉक्सिक एक्यूमुलेशन ही है। अब क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि हम ठीक क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमेशा जब हम बीमार होते हैं तब हम सिर्फ सिम्टम्स को क्योर करने की कोशिश करते हैं, रूट कॉज वैसे का वैसा अनट्रीटेड ही रह जाता है। नेचर क्योर में सिम्टम मैनेजमेंट नहीं है, हमें रूट कॉज क्योर करना है। तो ये सारे सो कॉल्ड मेडिसिन्स नेचर क्योर मेडिसिन्स से सब्स्टिट्यूट होते हैं, जिसमें अपनी लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस करके हमें डिटॉक्सिफिकेशन सपोर्ट करना है और हेल्थ की तरफ आगे बढ़ना है। सो नाउ जहाँ हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, तो व्हाट इज अ ट्रीटमेंट? अगर ये ट्रीटमेंट वर्ड के बारे में हम सोचे, सो हमें लगता है कि मेडिसिन लेना मतलब ट्रीटमेंट। इट इज नॉट मेडिसिन, वी आर यू आर ट्रीटिंग द बॉडी। सो हम ट्रीटमेंट में एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें ना ट्रीटमेंट का, सो डिक्शनरी सेज दैट ट्रीटमेंट मीन्स द एक्ट और मैनर ऑफ हैंडलिंग व्हाट? हैंडलिंग अ पर्सन, हैंडलिंग बॉडी, हैंडलिंग इमोशंस। हम सारी चीजें हैंडल ही तो कर रहे हैं। आपके पास एक कार है, उसका एक यूजर मैनुअल आपको मिला है, जिसमें से लिखा है कि हर 6 महीने के बाद आपको उस कार की सर्विसिंग करनी है अच्छी तरह से। सो उसका एक स्पीड लिमिट है कि आपने नई कार खरीदी तो इस स्पीड लिमिट में इतने दिनों तक उसको चलाना है, उसको इतना प्योर फ्यूल डालना है जिसमें इम्प्योरिटीज कम हो। आप जिस तरीके से गाड़ी चलाते हैं ना, वो रैश ड्राइविंग नहीं करना है, तो आपके कार का इंजन ज्यादा अच्छा रहेगा। हर 6 महीने बाद आप सर्विसिंग को दोगे तो अच्छा रहेगा। दिस इज द ट्रीटमेंट यू आर गिविंग योर कार। अगर आप यूजर मैनुअल फॉलो कर रहे हो, यू आर गिविंग अ गुड ट्रीटमेंट टू द कार, उसका इंजन अच्छा चलेगा। अगर आप रैश ड्राइविंग है, सर्विसिंग मिसिंग है, फ्यूल कोई भी क्वालिटी का आप डाल रहे हो, मेंटेनेंस जीरो है आपका, योर द इंजन ऑफ द कार विल फेल सूनर। उसको तकलीफ हो जाएगी उस इंजन को, सो द कार का आउटपुट कम हो जाएगा जल्दी, right? So because you are handling it in a bad way, you are giving a bad treatment to the car. So हर एक हर एक इसमें मैटर करता है कि how are you treating that. It is an act or manner of handling something. Same thing goes to your health. आप खुद हो जो आपकी बॉडी और माइंड को हैंडल कर रहे हो, देयर इज नो वन एल्स यूजिंग इट। एक सिंपल सा एग्जांपल है ना, हम फैमिली में कोई अगर डायबिटिक पर्सन है, किसी के घर आप जाते हो तो वो आके लड्डू रख देते सामने, सब लोग उस डायबिटिक पेशेंट को देखते हैं कि आपको ये खाना नहीं है। जो होस्ट है वो आके फोर्स, लो यार, एक लो, इतना छोटा सा तो एक से कुछ नहीं होता, एंड इमीडिएटली दैट डायबिटिक पर्सन उठा के मुंह में डालेगा। तो सब लोग ऐसे देखते हैं उसको, घर के, कि क्या तूने फोर्स किया ना, मुझे ना कहना अच्छा नहीं लगता। दिस इज व्हाट द रीजन द पर्सन विल गिव। बाकी सब लोगों को वो समझ में आता है कि नहीं, उसको खुद को खाना था इसलिए उसने खाया, ऐसा कुछ नहीं है, राइट?
एवरीथिंग, जो कुछ चीज हम कर रहे हैं ना, वो खुद के दिमाग से ही कर रहे हैं, नोबडी एल्स इज डूइंग। सामने वाले ने फोर्स किया, मगर हाथ मेरा ही था, सोच मेरी थी, मेरे ही दिमाग ने मेरे हाथ को इंस्ट्रक्शन दिया कि लाडू उठा के डालो भाई मुंह में, मुझे पता है ये जहर है, पर फिर भी मैं खाने वाला हूँ। सो दिस इज द वे आई एम यूजिंग, मैं खुद यूज कर रही हूँ मेरे बॉडी और माइंड को, सुबह से लेके शाम तक, 24 आवर्स ऑफ द डे, 365 डेज ऑफ द ईयर, मैं खुद ही उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। आप खुद ही आपके बॉडी और माइंड को इस्तेमाल कर रहे हैं। So your health is the output of the treatment you are giving to your body and mind. अगर आपका बैड ट्रीटमेंट है तो आपको डिसीज मिलता है, अगर आपका गुड ट्रीटमेंट है तो आपको हेल्थ मिलता है। दिस इज सिंपल थिंग, इट इज द एक्ट और मैनर ऑफ हैंडलिंग योर बॉडी एंड माइंड विच डिटरमाइंस द आउटपुट ऑफ द वे वी आर यूजिंग इट। सो जो कुछ हेल्थ का लॉजिक है, जो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेल्थ, तो घूम फिर के हम उसी आंसर पे पहुंचते हैं कि वी आर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी एंड माइंड, बेसिकली हेल्थ। So give it a good treatment, you will get health. Give it a bad treatment, you will get disease. हमेशा हम सोचते हैं या और बिलीव करते हैं कि एब्सेंस ऑफ डिसीज़ इज़ इक्वल टू हेल्थ। ये मॉडर्न डे हेल्थ कंसेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में देखा, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गलत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज हेल्थ इज़ नॉट मियरली अ एब्सेंस ऑफ डिसीज़। हेल्थ को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एज अ ह्यूमन बीइंग, अ पर्सन शुड बी फिजिकली फिट, मेंटली एट पीस, socially comfortable, and spiritually high. Only then can he be healthy. Any one criteria missing, health is gone. एक टिपिकल डिसीज क्रोनोलॉजी है फ्रॉम गुड हेल्थ टू डिजेनरेटिव डिसीज की। हमें सर्दी हो जाती है, फिर हमें खांसी हो जाती है, 2-4 दिन बाद बुखार आ जाता है। सालों तक अगर ऐसे हुआ कि ये सर्दी खांसी हर 3-4 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद रीऑकर हो रही है, तो हम स्ट्रॉन्गर मेडिसिन की तरफ जाते हैं। बहुत साल मेडिसिन, कुछ साल ये मेडिसिन कंटिन्यू कर करके एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ ये कफ कोल्ड बाहर निकल नहीं पाता। यही खांसी ब्रोंकाई में सूख जाती है तो हम उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। यही सर्दी खांसी अगर बार 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 होती रही और ऐसा हुआ कि उसके लिए हमें कुछ परमानेंट मेडिसिन ही नहीं मिल रहा जो उसे सप्रेस कर पाए, उस स्टेज को हम एलर्जी कहते हैं। यही सर्दी अगर साइनस सॉकेट्स में हमारे जाके ब्लॉक हो रही है, उसी हम साइनसाइटिस कहते हैं। अस्थमा, कैटरैक्ट, पैरालिसिस के हर एक पेशेंट को 10-15 साल पहले एक प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री होती है ऑफ सप्रेस्ड कोल्ड एंड कफ, कहीं बचपन से लेके इतने सालों तक, जिसकी वजह से यही खांसी अगर सर्दी खांसी अगर लंग्स में पड़ी रही तो उसे हम अस्थमा कहते हैं। सेम थिंग गोज टू पैरालिसिस एंड कैटरैक्ट। सबका एक रूट कॉज कहीं बहुत साल पहले प्रोलॉन्ग सप्रेशन ऑफ सर्दी खांसी का हमें दिखाई देता है। वैसे ही हर अल्सर्स, ट्यूमर्स और कैंसर पेशेंट्स को प्रोलॉन्ग सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और स्टमक अपसेट्स, मे बी आईबीएस के फॉर्म में हो या इंडाइजेशन के फॉर्म में हो, व्हाटएवर, या स्टमक इन्फेक्शंस बार बार हो रहे इस फॉर्म में हो, कहीं ना कहीं इन चीजों का बहुत ज्यादा सप्रेशन है, ये चीजें ठीक नहीं हो रही बहुत दिनों तक। इसीलिए कहीं जाके 10-15 साल बाद, 20 साल बाद कैंसर, ट्यूमर्स, अल्सर्स की नौबत आई है बॉडी पे। नॉर्मली बॉडी गुड हेल्थ पे ही होता है, थोड़े बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स उसको, कोल्ड का फीवर, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, स्टमक अपसेट्स, ये साल भर में आने जाने वाले प्रॉब्लम्स है जहां बॉडी खुद को डिटॉक्सिफाई करती है, जहां वो टॉक्सिक बाहर निकलती है। सर्दी में से म्यूकस जो बाहर निकलता है वो गंदी चीज है, वो टॉक्सिक है, बॉडी के अंदर नहीं रहना चाहिए, इसीलिए बॉडी थ्रो आउट कर रही है। एसिडिटी में जो वॉमिटिंग होती है उसमें भी सॉर, बिटर, फर्मेंटेड चीजें ही बाहर आती है, जो गंदी चीजें हैं, जो टॉक्सिक है बॉडी के लिए, इसीलिए वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल रही है। अगर बॉडी एक्यूट डिसीजेस को क्योर नहीं कर पाया ठीक से, या ऐसे कह सकते हैं कि हमने उसको एक चांस नहीं दिया एलिमिनेशन करके ठीक करने का, और हमने अगर उसको सप्रेस किया,
यही एक्यूट डिसीजेस क्रोनिक डिसीजेस में बदल रहे हैं और यही क्रोनिक डिसीजेस डीजेनरेटिव डिसीजेस में बदल रहे हैं। सबका रूट कॉज एक्यूट डिसीज के पास ही है। तो हमें आइडियली एक्यूट डिसीजेस को सही तरीके से ठीक करना सीखना है ताकि हमें क्रोनिक डिसीजेस और डीजेनरेटिव डिसीजेस के बारे में सोचना ना पड़े। इस एरो में नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही घूमते रहना है। गुड हेल्थ टू एक्यूट डिसीज टू वापस गुड हेल्थ, क्रॉनिक और डिजेनरेटिव की जरूरत नहीं है। पॉसिबली दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन नेचर क्योर एंड अदर पैथीज। मैंने शुरू में सवाल पूछा था कि हम हेल्थ के बारे में डिस्कस करें या डिसीज के। अपने हेल्थ बताया, डिसीज बताया होता तो भी हम यही बात करते। The reason is there is one main difference that we are seeing here. All other pathies are approaching health from the viewpoint of disease and nature cure is talking only of health. Disease नाम की कोई भी चीज नेचर में existing ही नहीं है। It is simple. It is just like light and darkness. अगर आपके रूम में लाइट है तो मैंने आपको बोला डार्कनेस लेके आओ, आप क्या करोगे? मैं आपको लाइट दिखा सकती हूँ, मेरे मोबाइल पे लाइट है, टॉर्च है, वो मैं लगा के दिखा सकती हूँ। मैं आपको सन दिखा सकती हूँ, माचिस लगा के दिखा सकती हूँ। आई कैन शो यू द सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट इज द सोर्स ऑफ डार्कनेस? अगर रूम में आपको डार्कनेस लाना है तो भी आपको लाइट से ही डील करना पड़ेगा। रिड्यूस द लाइट, देन ओनली डार्कनेस विल कम। डार्कनेस नाम की कोई चीज एग्जिस्टिंग नहीं है। लाइट इज रियल, डार्कनेस इज अ इल्यूजन। Similarly, heat is real, cold is an illusion, right? Absence of light is darkness, absence of heat is cold, absence of health is disease, right? जब तक हेल्थ है डिसीज नाम की कोई चीज आ नहीं सकती, जब तक लाइट है डार्कनेस नाम की चीज कोई आ नहीं सकती। नेचर में डिसीज को नाम की कोई चीज एग्जिस्टिंग नहीं है। इट इज सिंपल, इट इज ओनली हेल्थ। आपका हेल्थ लेवल अगर 100% है तो नेचुरली डिसीज नाम की कोई चीज एग्जिस्टिंग ही नहीं होगी। आपका हेल्थ जब 100% से नीचे जाता है तब कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हमें दिखता है टू फिल दैट गैप। आप लाइट कम कर देते हो, डिम द लाइट एंड यू विल गेट सर्टन पोर्शन ऑफ डार्कनेस देयर, राइट? it is the same logic on which nature works, and we are talking only of health, not of disease, क्योंकि when health is 100% disease cannot exist. We are thinking of raising the health to its 100% level. So दिखने में ऐसे लगता है कि it is very easy, मगर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। So ये जो 8 चीजें हैं जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, दीज आर द रूट कॉज टू ईच एंड एवरी अदर प्रॉब्लम। सब बाकी चीजें, सब डिसीजेस, सब नाम जो आप सुनते हो उस सारे का रूट कॉज ये 8 हेल्थ प्रॉब्लम्स में खत्म होता है। ये सारी चीजें थोड़ा बहुत टॉक्सिक जब बॉडी के अंदर जमा होने लगेगा, जब बॉडी को ऐसी जरूरत महसूस होगी कि वो बाहर निकालना है, तो इसमें से कोई एक हेल्थ प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। अभी ये प्रॉब्लम्स ऐसे है ना विच आर द रूट कॉज टू एनी अदर डिसीज। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें घर बैठ के डिटॉक्स करके जो कुछ टॉक्सिक बना है अंदर बॉडी के उसको बाहर फेंक के एलिमिनेट करके ही ठीक करने हैं, ताकि इनका कन्वर्जन क्रॉनिक और डिजेनरेटिव डिसीजेस में ना हो। तो ये बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो हमें जरूर नेचुरली ठीक करने हैं विद डिटॉक्सिफाइंग आवर बॉडी। और इसके अलावा अगर ये हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़ा सा आगे जाके क्रॉनिक डिसीजेस बन चुके हैं ऑलरेडी, तो ये भी हम रिवर्स कर पाते हैं। वी हैव टू गिव अ चांस टू द बॉडी, ताकि इनमें जो टॉक्सिक सप्रेस होके बैठा है वो रिवर्स करके बॉडी खुद का हेल्थ गेन करके उस डायरेक्शन में जा सके वेयर इट विल बी एट इट्स 100% हेल्थ लेवल। सो व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम्स आर वी टॉकिंग अबाउट? रादर हम सब हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं व्हेन इट कम्स टू नेचर क्योर। नाउ व्हाट वी डू इन इट। सो हमारे जो सेंटर्स है और बॉम्बे का सेंटर वी आर ऑपरेटिंग ऑनलाइन एज ऑफ नाउ। सो हम
दो पार्ट्स में फंक्शन करते हैं हर जगह. वन इज द ट्रीटमेंट्स पार्ट एंड अदर इज द कोर्स पार्ट. ट्रीटमेंट इज 1 to 1. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप अपनी तकलीफ बताते हो, डॉक्टर विल गिव यू, सजेस्ट यू विथ वॉट एवर द ट्रीटमेंट इज, और मतलब आप गोली खाते हो फॉर एग्जाम्पल, पर गोली अंदर जाके क्या करने वाली है ये हमें पता नहीं चलता. वैसे थोड़ा ट्रीटमेंट का है कि हम अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हैंडल कर पाएंगे नेचुरली विदाउट द यूज ऑफ मेडिसिन, ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंटिंग नेचुरोपैथी, मगर उसका साइंस नहीं हमें समझ में आता कि क्यों हम ठीक क्यों हुए, कैसे हुए, लॉजिक क्या है, नेचर कैसे काम कर रहा है. वेर एज कोर्स ये एक चीज है जो कॉम्बिनेशन है आपके, वी ट्राई टू एजुकेट यू टू बी योर ओन डॉक्टर इन कोर्स, और आपका ट्रीटमेंट भी कोर्स का एक पार्ट ही होता है. तो जैसे हम कोर्स चालू करते हैं वैसे जो मेंबर्स है, इट्स अ ग्रुप सेशन, मगर सारे मेंबर्स का ट्रीटमेंट भी चालू होता है इंडिविजुअल लेवल पे, एंड देन वी गो थ्रू द थियोरी ऑल्सो ऑफ नेचर केयर, ताकि आप खुद समझो कि आपको आपके हेल्थ केयर के लिए क्या करना है. नाउ कोर्स का मोटिव ऐसा नहीं है कि आप नेचुरोपैथ की तरह प्रैक्टिस कर पाओ बाहर, दैट डिग्री आई कैन नॉट गिव टू एनीवन, बट मोटिव ये है कोर्स का कि यू शुड बी एबल, आप खुद का और आपके फैमिली मेंबर्स का हेल्थ केयर विदाउट गोइंग टू एनी डॉक्टर कर पाओ घर बैठे विद डिटॉक्सिफिकेशन एंड यूजिंग नेचर्स लॉज एज मेडिसिन. मेरे पास भी आने की जरूरत ना पड़े, इसकी कोशिश हम कोर्स में करते हैं, राइट. सो इसकी इंफॉर्मेशन आपको सेम ग्रुप पे शेयर की जाएगी, एंड देन वी ऑल कैन एग्जिट द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो. सो इन कोर्स एंड ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स कोर्स में हम बेसिक जो कॉमन डिसीजेस है उसके बारे में सब कुछ सीखते हैं, ताकि ये रूट कॉजेस जब तक आप अच्छी तरह से क्लियर कर पा रहे हो, आपको कैंसर ट्यूमर्स की सोचने की जरूरत नहीं है, आपको माइग्रेन आईबीएस की सोचने की जरूरत नहीं है. हैंडल द रूट कॉज देन एंड देयर एट होम, जो साल भर में हमें बार बार दिखाई देते हैं, सब फैमिली मेंबर्स और हमारे लिए भी जो हेल्थ इश्यूज है, उसको आप घर बैठे डिटॉक्सिफिकेशन करके ठीक कर पाओ. एंड ट्रीटमेंट में तो ये और बाकी सारे सब कुछ कवर हो जाएगा, जस्ट दैट द साइंस बिहाइंड द हीलिंग प्रोसेस यू वोंट कम टू know in treatment, whereas course will combine both the scientific study also and the treatment also, right. So thank you very much for giving your valuable time for the online session of nature cure. So हम question answers ले सकते हैं इसमें. Yeah, so I have changed the settings so that everyone will be able to unmute themselves now, right. So up basically I'll stop the